हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ये तीनों टॉपिक मैं आज की वीडियो में कवर करूंगी और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से काफी एमसीक्यूज निकल के आते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द सडन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट किंग्सले डेविस। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ओवर पॉपुलेशन क्या होता है? जब हम एक जैसे कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, जब वो क्रॉस हो जाती है, उसे हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन, जैसे कि आपको फोटो में दिख भी रहा है। इज पॉपुलेशन एन एसेट और लाइबिलिटी टू द इंडियन इकोनॉमी? अ पॉपुलेशन कैन बी एन एसेट, ये एसेट हो सकता है इफ द यूथ ऑफ द कंट्री हैज एक्सेस टू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर हो तो ये एसेट बन सकता है। हाउएवर करंटली इंडिया फेसेस अ वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी तो काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये एसेट हो सकता है अगर ये सब चीजें यहाँ पे जो मेंशन की हुई है ऐसा हो, अदरवाइज इट इज अ लाइबिलिटी। अदरवाइज इट इज अ लाइबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये लाइबिलिटी है। एसेट ये तब बनेगा जब ये चीजें एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएगा। तो वेरियस कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्या है? फर्स्ट है द डिक्लाइन इन द डेथ रेट। डेथ रेट पे जब डिक्लाइन आए, और डिक्लाइन कैसे आएगा? जब ट्रीटमेंट्स, वैक्सीन, ये सब चीजें अवेलेबल हो, ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, तो उसे डेथ रेट पे डिक्लाइन आ जाता है। जैसे आपको सेकंड पॉइंट दिख ही रहा है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग से भी ओवर पॉपुलेशन का कॉज हो जाता है। कॉज क्या? कॉज का मतलब सबसे पहले तो समझो, कॉज का मतलब होता है रीजन, कि रीजन क्या है ओवर पॉपुलेशन का। देन पॉवर्टी, अगर गरीबी होगी, आपके पास पैसे नहीं है, सोर्सेज नहीं है, आप एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले सकते, जिसकी वजह से क्या होगा? राइज मिलेगा ओवर पॉपुलेशन को, क्योंकि आपको सूझबूझ नहीं है इसलिए। चाइल्ड लेबर, एज पर द UNICEF, विच मीन्स यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, approximately 150 million children are currently working in countries having few child labor laws. इंडिया में तो काफी लॉज ऐसे बने हैं, इनफैक्ट इम्प्लीमेंट भी किए गए हैं, बट स्टिल यहाँ पे चाइल्ड लेबर होती है। और भी ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे लॉज अभी तक नहीं बने हैं और वहां पे चाइल्ड लेबर लेबर बिल्कुल ओपनली चल रही है, जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो रही है। क्योंकि कुछ काम ऐसा होता है कि अगर किसी बड़े बड़े घर के बड़े को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे? बच्चों से ही तो काम करवाएंगे, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए ना घर चलाने के लिए। बस ये एक रीजन है। नेक्स्ट है इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन और माइग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। इमिग्रेशन का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल परमानेंटली दूसरे प्लेस में चला जाता है, दूसरी कंट्री में चला जाता है परमानेंटली रहने के लिए, सेटल होने के लिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। मैनी पीपल प्रेफर टू मूव टू डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा। और कनाडा जो है, ये तो इसकी एग्जांपल तो आप रिलेट कर ही सकते हो, क्योंकि आजकल कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। इनफैक्ट वो पढ़ाई करने के लिए तो जाते हैं, बट एट द एंड क्या होता है कि वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। फिर द बिकॉज, इसका रीजन क्या है? बिकॉज there are best facilities available in terms of medical, education, security and employment. The result is that those people settle over there, eventually making those places overcrowded. और माइग्रेशन का मतलब भी मैं बता देती हूँ आपको। माइग्रेशन होता है जब टेम्परेरली कोई इंसान, इंडिविजुअल काम करने के लिए, सिर्फ काम के पर्पस के लिए दूसरी प्लेस पे, दूसरी कंट्री में जाता है, परमानेंटली सेटल होने के लिए नहीं, काम करने के लिए। What are the solutions to counter overpopulation? First है encouraging late marriages. Many in Indian society opt for early marriages due to various reasons. और इसका various में सबसे important reason क्या रहेगा? Traditions. बहुत से ऐसे religions में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये चीज होती है। If late marriages become the norm, it will considerably reduce the birth rate. Norm का मतलब क्या होता है? नॉर्म का ये मतलब नहीं है कि कोई रूल बना दिया जाए या लॉ बना दिया जाए। नॉर्म होता है कि खुद से एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए, जो कि आजकल हो रहा है। हर किसी की सोच ऐसी है कि अगर लड़कियों की, इनफैक्ट खुद की सोच भी अब ऐसी बन रही है कि हमें पहले फुल वेल एजुकेटेड होना है, कुछ बनना है लाइफ में, कमाना है और उसके बाद जाके शादी करनी है। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए सोसाइटी में। नेक्स्ट है मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द फैमिली प्लानिंग।
बट जिसके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे होनी चाहिए कि अवेयरनेस स्प्रेड हो। बर्थ रेगुलेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को भी पावर दिया जाए, इतना कैपेबल उन्हें बनाया जाए कि वो अपने लाइफ के खुद डिसीजंस ले पाए, फिर चाहे वो शादी का डिसीजन हो, बच्चों का डिसीजन हो, आगे जॉब करनी है या नहीं, इन सब चीजों का डिसीजन। और बेटर एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसमें आपको कॉजेस, इफेक्ट्स और प्रिवेंशन भी लिख के मेंशन किया है कि आपको एक पढ़ के भी क्लैरिटी हो जाए, तो मैं आपको मेन मेन चीजें समझा देती हूँ। तो ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अब वो होती किसकी वजह से है? वो इन गैसेस की वजह से होती है। ये गैसेस के इंपॉर्टेंट नाम है जो आपने याद रखनी है। H2O, CO2, मीथेन, ओजोन, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं। और ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर जो लेयर्स होते हैं उसकी भी बात हो रही है। ओजोन लेयर से क्या फर्क पड़ता है अर्थ पे, वो भी चीजें की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको लेयर समझा देती हूँ। जैसे कि आपको इस पिक्चर में देख रहा है कि ये इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये हैं इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे जो काम चल रहा है ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। यहाँ से भी काफी चीजों का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रेन भी पड़ती है ना। रेन भी सारी कहाँ पे पड़ती है? एग्रीकल्चर के लिए ही जरूरी होती है, इसलिए ये सब लैंड पे चीजें हैं। अब इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से क्या हो रहा है? गैसेस जा रही हैं। H2 है, H2O है, CO2 है, CH3, ये सब जा रही हैं कहाँ? ऊपर एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। उसके बाद क्या? एटमॉस्फेयर के बाद क्या आता है? ओजोन लेयर। पहले तो ये चीज समझना जरूरी है कि ये है अर्थ। अर्थ के बाद आता है एटमॉस्फेयर की लेयर, जिसमें काफी ज्यादा लेयर होती हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर की लेयर, और उसके बाद आता है ओजोन लेयर, ठीक है। अर्थ, एटमॉस्फेयर, देन ओजोन। अब ओजोन लेयर तक पहुंचने के लिए बीच में काफी लेयर्स आती है। जैसे फर्स्ट सबसे लोएस्ट है ट्रोपोस्फेयर, ये है सबसे लोएस्ट। ये एमसीक्यू टाइप है तो इसका ध्यान रखना। ट्रोपोस्फेयर कौन सी होती है? सबसे लोएस्ट। और उसके बाद फर्स्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं वो कौन सी होगी? स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। अब इसके बाद ऊपर एक और लेयर आ जाती है, उसे हम कहते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद आती है थर्मोस्फेयर। थोड़ा यहाँ पे राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। थर्मोस्फेयर, और उसके बाद आ जाता है एक्सोस्फेयर। ये सारी इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, इनका ध्यान रखना आपके, ठीक है। लोएस्ट, फर्स्ट, देन सेकंड है मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये मैं सिर्फ नंबरिंग समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अब जो स्ट्रोपोस्फेयर है और जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे इन लेयर्स में क्या होता है? क्लाउड्स होते हैं, प्लेन प्लेन भी सारे यहीं पे उड़ते हैं, ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। और रॉकेट्स जो होते हैं जैसे शूटिंग स्टार्स वगैरह, ये मेसोस्फेयर में मिलेगा। और थर्मो और एक्सोस्फेयर में क्या होता है? जो रॉकेट भेजे जाते हैं और जो सैटेलाइट का जो पूरा सेटअप होता है वो कहाँ पे होता है? जी ऊपर वाली दो स्फेयर्स में, एक्सो और थर्मो में। आप ये दोनों ही याद रखो, इन दोनों में होता है, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली हैं। अब यहाँ ये सारी लेयर्स जो हैं ये क्या करती हैं? ओजोन लेयर से, जब ओजोन लेयर में अगर होल हो जाता है, जो सन से जो यूवी रेडिएशंस आती हैं वो नीचे जब अर्थ पे डायरेक्ट नहीं आती, वो इन लेयर्स को क्रॉस करते करते आती हैं। पहले वो यहाँ से आएंगी, फिर यहाँ से क्रॉस करते करते वो नीचे पहुंचती है। तभी तो कहते हैं जब ओजोन लेयर पे होल हो जाता है तो सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो यहाँ से नीचे क्रॉस करके सीधा अर्थ तक पहुंचती हैं। और इन लेयर्स का जो डिप्लीशन जो होता है, एमिशन जो हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये जो गैसेस के नेम मेंशन किए हैं, इनकी वजह से हो रहा है, ठीक है, गैसेस की वजह से हो रहा है। तो ये पूरा एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और इसमें ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। दैट सबसे पहले अर्थ आता है, अर्थ, देन एटमॉस्फेयर की लेयर्स, और वो लेयर्स भी मैंने आपको सारी बता दी हैं कौन सी हैं, देन ओजोन लेयर। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या हो गया कि जब यहाँ तो
नेचुरली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे हमें पता है सर्दियों में क्या क्लाइमेट रहेगा, या हमें पता है कि गर्मियों में क्या होगा, बरसातें कब आएंगी, ये सब हमें पता है नेचुरली, जो मंथ डिसाइड होते हैं ऑलरेडी। बट अगर ह्यूमन मेड हो, मतलब ह्यूमंस कुछ ऐसा कर रहे हैं, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा, मैन मेड वो हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम एंथ्रोपोगेनी भी बोलते हैं, गैनिक भी बोलते हैं। और इसके कॉजेज क्या है जो इन्फ्लुएंस होते हैं, लिख देती है यहाँ पे आ जाएगा, जो कि कॉजेज जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं बाय ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन से ये इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके आ जाएगा सबसे पहले कॉज, केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर यूज कर रहे हैं तब भी होगा। डिफॉरेस्टेशन, वही पेड़ों का काटना। इंक्रीज व्हीकल, व्हीकल से भी होता है, व्हीकल से इनफैक्ट सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद आ जाएगा इमिशंस ऑफ GHG। GHG का मतलब क्या होता है, GHG का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसेस, जो अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था। ठीक है, इंडस्ट्री से ये चीज होती है। देन इमिशन ऑफ CO2 से होता है, यहाँ बोल सकते हैं बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स से भी होगा। ठीक है, और नेचुरल जो होता है, नेचुरल क्लाइमेट चेंज वो किससे होगा, सनस्पॉट और सोलर साइकिल से होगा, जो नेचुरल होता है। ठीक है, देन ओशन करंट से होगा, फॉरेस्ट फायर से होगा, वॉल्केनिक इरप्शन से, जो कि नेचुरली चीजें होती हैं, इसमें मैन मेड कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिसेशन। अब प्रिसेशन का मतलब क्या होता है, प्रिसेशन होता है जब अर्थ जो है वो रोटेशन लेता है। ठीक है, अर्थ रोटेशनल एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिसेशन, तब भी हमारा नेचुरल क्लाइमेट चेंज का कॉज मतलब रीजन एक बन जाता है। अब इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है ऑन वेदर। ठीक है, वेदर इफेक्ट ऑन वेदर, उसके वेदर पे पड़ेगा, इकोसिस्टम पे पड़ेगा। अब इकोसिस्टम में क्या आ गया, ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, पूरा एक इकोसिस्टम आता है जिसमें वाइल्ड लाइफ भी आ गया, हर एक चीज आ गई, पेड़ पौधे सब कुछ। ऑन वाइल्ड लाइफ भी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सी लेवल राइज, ऑन मरीन ऑर्गेनिजम्स, ऑन एग्रीकल्चर और ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पे कैसे पड़ेगा इफेक्ट क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि एग्रीकल्चर, हर एक चीज, हर एक सेक्टर जो है वो किसके साथ रिलेट करता है, वो इकोनॉमी के साथ ही रिलेट करता है। और ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट चेंज पे। तो क्लाइमेट चेंज का भी काफी ज्यादा रोल रहता है, जिससे इकोनॉमी तक को फर्क पड़ता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ओवर पॉपुलेशन की। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके एमसीक्यूज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी, जिसमें मैं इन तीनों टॉपिक्स को लेकर एमसीक्यूज बनाऊंगी। थैंक यू।